हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स बाय आरती मैम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का आज से हमने हिंदी विषय का टॉपिक वाइज सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। पहले हम सारी हिंदी व्याकरण कंप्लीट करेंगे हिंदी के अंदर, उसके बाद हम देखेंगे शिक्षा शास्त्र पेडागोजिकल मुद्दे। तो हिंदी व्याकरण में हम सबसे पहले देख लेते हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। जैसे चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, खाना, पीना, ये सब क्या है? क्रिया है। या फिर आप ये समझ लीजिए कि किसी भी शब्द के लास्ट में यदि ना आएगा तो वो क्रिया है। ये बहुत बेसिक है, हमने ये 6th-7th में पढ़ा है। देखिए, करना ना, चलना ना, खाना ना, पीना ना, सोना ना, रोना ना। मतलब किसी भी शब्द के अंत में जब ना आता है या फिर किसी कार्य के करने की जो विधि होती है उसको क्रिया कहते हैं। ठीक, अब हम समझते हैं कि परिभाषा क्या है इसकी। जिन विकारी शब्दों से किसी कार्य को करने का बोध हो उसी क्रिया कहते हैं। कि जिन विकारी शब्दों से किसी कार्य को करने का बोध हो उसी क्रिया कहते हैं। जिन विकारी शब्दों से किसी कार्य को करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। आई होप आप सभी ने पेपर पेन अपने हाथ में ले लिए होंगे और मैं जो जो बताते जा रही हूँ, क्रिया की परिभाषा बोल रही हूँ, आप उसको नोट करते जाएं क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कभी कभी एग्जामिनर जो है वो क्रिया की परिभाषा भी पूछ लेता है कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। धातु को क्रिया का अंश, क्रिया का निर्माण जो है वो धातु से होता है और धातु को क्रिया की आत्मा या अंश कहते हैं। तो ये भी एक सवाल है कि क्रिया का निर्माण किससे हुआ है, तो वो धातु से होता है। हम देख लेते हैं क्रिया के प्रकार। क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है क्रिया? 2 प्रकार की। अभी हमने क्या पढ़ा है? जिन विकारी शब्दों से किसी कार्य को करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिन विकारी शब्दों से किसी कार्य को करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। मैंने परिभाषा इतनी बार आपको बोल दी है, आई होप आपको ऐसे याद हो जाए क्योंकि कभी कभी सुन के भी हमको चीज़ें याद हो जाती हैं। तो क्रिया 2 प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर और प्रयोग संरचना के आधार पर। हम देख लेते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो कर्म के आधार पर क्रिया जो है वो सकर्मक और अकर्मक यानी 2 प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया, देखिए सकर्मक शब्द से ही पता चलता है कि कर्म प्रधान है ना, और अकर्मक मतलब कर्म प्रधान नहीं हो, जो व्यक्ति प्रधान हो, व्यक्ति के द्वारा जो क्रिया की जा रही हो वो प्रधान है। तो इसको अपन डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं इसके उदाहरण समझेंगे और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं इसके भी उदाहरण समझेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और हम देख लेते हैं प्रयोग संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है ना। तो प्रयोग संरचना के आधार पर क्रिया जो है वो 5 प्रकार की होती है, जिसमें सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और परिणामात्मक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया क्या होती है और परिणामात्मक क्रिया क्या होती है, ये सब हम डिटेल्स में हिंदी की क्लास में पढ़ेंगे। आज से हमने क्लासेस जो है वो टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दी हैं। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जिन विकारी शब्दों से किसी कार्य को करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का निर्माण धातु से हुआ है और धातु को क्रिया की आत्मा या अंश कहते हैं। क्रिया 2 प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर और प्रयोग संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर भी क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और प्रयोग संरचना के आधार पर हम देखें तो क्रिया 5 प्रकार की होती है, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया,
संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और ऋणात्मक क्रिया। आज हमने क्रिया पढ़ा है, कल हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स भी समझेंगे। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल है क्रैक एग्जाम्स बाय आरती मैम। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी क्लास मिस ना कर सके। और अपने जरूरतमंद दोस्तों को क्लास शेयर जरूर करें। यदि वो डीएलएड कर रहे हैं या उनका डीएलएड हो चुका है तो सिंपल है कि उनको आगे चलकर सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, रीट कोई भी एग्जाम यदि आप देना चाहें तो उसमें हिंदी कंपलसरी होती है। और हिंदी तो बेसिकली हर एग्जाम में होती है। यदि आप एसएससी, जीडी, कांस्टेबल कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें हिंदी पूछी जाती है। तो हिंदी मैं आपको उसी लेवल से पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये एमपीटेट के एग्जाम में भी आपको काम आएगी और अदर किसी भी स्टेट के एग्जाम में भी आपको काम आने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और एक और जरूरी बात जो मैं आप सभी को बताने वाली थी कि हमारा जो एमपीटेट वर्ग 3 2026 का जो पात्रता परीक्षा है, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। पात्रता परीक्षा की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो इसमें मुख्य बिंदु ये है कि ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है। इसमें आपका जो पेपर रहेगा वो 150 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको 75 मार्क्स चाहिए, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स है। कितने क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके, ठीक है, ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है। सिर्फ आपको इसमें क्वालिफाइड होना है। यदि आपके एग्जाम में 150 में से 75 मार्क्स आ गए तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। आप अगला मेंस का एग्जाम दे सकते हैं, जिसे चयन परीक्षा कहते हैं। वो इसके बाद आएगी। अब कब आएगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जो है वो पात्रता परीक्षा है। इस चीज को आप ध्यान रखें।